गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज आइए कुछ नया सीखते हैं, एग्ज़ाम की दृष्टि से बिल्कुल नया। आप अक्सर देखेंगे कि इससे रिलेटेड सवाल आपके एग्ज़ाम में ज़रूर हैं, वो एग्ज़ाम कोई भी हो, ओके, चाहे वो CTET हो, चाहे रीट हो, चाहे UP टेट हो, DSSB हो, KVS हो, आप अक्सर इस टाइप के एग्ज़ाम देते हैं, वहाँ से ये सवाल ज़रूर आता है। आप सबको पता, आपका अपना प्लेटफॉर्म है ये थिंक साइकोलॉजिकली। अगर वीडियो अच्छी लगती है, पहली चीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने मित्रों तक, अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें, ओके। चलिए, आपको पता होगा कि एक सवाल पेडागोजिकल पैटर्न पर सिंड्रोम से रिलेटेड जरूर पूछा जाता है, ओके, जिसमें आपने एक बहुतायत सुना हुआ होगा, डाउन सिंड्रोम। आज हम सिंड्रोम से रिलेटेड कुछ नई जानकारियां सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, टर्म सिंड्रोम, राइट। हम एक एक चीज को क्लियर कर रहे हैं एग्जाम लेवल पर। ये 3 तरीके से यूज किया जाता है आपकी एग्जाम में। सबसे पहली चीज आप समझेंगे, ये डायरेक्ट सवाल पूछ देता है किसी के एज इट इज टर्म को लेकर, सिंड्रोम, ओके। दूसरा, इसके लिए शब्द जो यूज करती है एग्जाम, वो है आपका विकार। और तीसरा जो शब्द यूज किया जाता है वो इसके लिए है संलक्षण। तो आप समझेंगे सिंड्रोम से रिलेटेड जो इंग्लिश टर्म कह सकते हैं, सिंड्रोम हम मोस्टली यूज करते हैं। आज हम ये भी जानेंगे इसके लिए हिंदी में 3 शब्दों को लगाकर सवाल पूछा जाता है। अब आप देखेंगे, मोस्टली हिंदी भाषी के बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं शब्दों को लेकर, राइट। तो सिंड्रोम है, विकार है, संलक्षण है। क्लियर है ये? अब अगर हम बात करेंगे इसको लेकर, तो कुछ फैक्ट्स आप जरूर यहां समझने की कोशिश करें कि सिंड्रोम शब्द, सिंड्रोम किसकी बात चल रही? सिंड्रोम की। सिंड्रोम शब्द ग्रीक भाषा से आया है। ग्रीक भाषा से आया है। पहली चीज क्लियर है, एक्चुअल द वर्ड सिंड्रोम ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक। वास्तविकता में यह शब्द ग्रीक भाषा से रिलेटेड है, ओके। दूसरा पॉइंट यहां समझने की कोशिश करें, सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार माना जाता है। कुछ लोग इसे बीमारी भी कहते हैं, राइट। तो फैक्चुअल पॉइंट यहां समझेंगे कि सिंड्रोम के लिए जो शब्द यूज हो रहे हैं वो कौन से हैं। एक तो सिंड्रोम एज इट इज, दूसरा इसके लिए विकार शब्द का प्रयोग होता है, तीसरा संलक्षण। सिंड्रोम एक ग्रीक भाषा से आया हुआ शब्द है। सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार माना जाता है। यहां तक क्लियर है? आइए अब कुछ स्पेशली सिंड्रोम समझने की कोशिश करते हैं, राइट। आपने अक्सर सुने होंगे, अगर हम यहाँ बात इसी के आगे और अगर कहीं बात आती है, प्रायः सिंड्रोम्स अनेकों प्रकार के हैं, ये भी याद रखना आप।
प्रायः सिंड्रोम के कई सारे बहुत सारे टाइप्स हैं। प्रायः सिंड्रोम अनेकों प्रकार के होते हैं, अनगिनत कह सकते हो आप, बहुत सारे हैं सिंड्रोम। लेकिन जो एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं उनकी चर्चा हम यहाँ एक एक करके करते हैं। तो आइए पहला सिंड्रोम समझने की कोशिश करते हैं। पहला सिंड्रोम जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो देखो कौन सा है। प्रेडर विली सिंड्रोम। प्रेडर विली सिंड्रोम, इससे या तो डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाएगा, प्रेडर विली सिंड्रोम के नाम से, नहीं तो बच्चा को इसको इसके शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, PWS। हो सकता आपसे पूछ ले प्रेडर विली सिंड्रोम के बारे में इस नाम से या फिर इस नाम से। PWS क्या है? तो एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम विकार बता चुका हूं। सिंड्रोम के लिए 3 शब्द प्रयोग हुए। एक तो सिंड्रोम है। सिंड्रोम को सामान्य अर्थ में विकार कहा गया है या फिर संलक्षण कहा गया है। क्लियर? तो प्रेडर विली सिंड्रोम, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, यह सिंड्रोम एक विशिष्ट, याद रखना एक शब्द, एक विशिष्ट जीन की कमी हानि, विशिष्ट जीन की कमी अथवा हानि के कारण उत्पन्न होता है। बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको पता, पहले ही बता चुके हैं, जेनेटिक्स आनुवांशिकता से रिलेटेड होते हैं। तो यह सिंड्रोम एक विशिष्ट जीन की कमी अथवा हानि के कारण उत्पन्न हो जाता है। राइट? इसके लिए उत्तरदायी गुणसूत्र, अगर कहीं पूछा जाता उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा, आप अक्सर पूछते होंगे। डाउन सिंड्रोम वाला एग्जांपल आपको याद होगा, 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण, वो भी फीमेल के। तो यहाँ पर गुणसूत्र, इसके लिए अगर पूछा जाता तो सवाल हमारा डायरेक्ट नहीं लेगा, प्रेडर विली सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है। तो याद रखना वो गुणसूत्र होगा 15वां क्रोमोसोम होगा। क्लियर है? यह सिंड्रोम एक विशिष्ट जीन की कमी हानि के कारण उत्पन्न होता है। इस सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? 15वां गुणसूत्र है। इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज है, कोई इलाज नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है फिर भी इसकी हम कुछ हद तक रोकथाम कर सकते हैं। प्रयास के द्वारा इसका प्रभाव कम किया जा सकता है। इसके प्रभाव को हम प्रयास करके कम कर सकते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई, इलाज नहीं है। प्रयास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह
विकार व्यक्ति में लाइफ टाइम आजीवन रहता है। यहां तक सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे आपको। प्रेडर-विली सिंड्रोम, यह सिंड्रोम एक विशिष्ट जीन की कमी हानि के कारण उत्पन्न होता है। उत्तरदायी, इस सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र कौन सा है? 15वां गुणसूत्र है। याद रखेंगे, ये हमारा सवाल सॉलिड है, इसका कोई इलाज नहीं है, प्रयास के द्वारा इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। यह विकार व्यक्ति में आजीवन रहता है। यहां तक क्लियर है? आइए इसके लक्षण देखते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। लक्षण, तो पहली चीज तो यह है कि नवजात शिशु में, चूंकि क्रोमोसोम की बात आ गई, 15वां क्रोमोसोम, तो कहां से शुरू हो जाएगा? नवजात में हो जाएगा। नवजात शिशु में सबसे पहला संलक्षण, पहला इसका लक्षण है मांसपेशियां कमजोर। पहला लक्षण, नवजात शिशु की मांसपेशियां कैसी होंगी? बहुत कमजोर होगी, बहुत वीक होगी। ठीक है। दूसरा देखिए आप, मंद विकास। आप देखेंगे, आप अक्सर पढ़ते होंगे चाइल्ड डेवलपमेंट में, शैशवावस्था में विकास की गति सर्वाधिक तीव्र होती है, राइट? वहां आपने पढ़ा। लेकिन जब इस सिंड्रोम की बात करेंगे तो नवजात शिशु में ही विकास कैसा होगा? मंद होगा। और यही मंद विकास जिम्मेदार मान लिया जाता है किसके लिए? मंद बुद्धिता के लिए। ओके। तीसरा देखेंगे आप, भूख अधिक लगना। ऐसा माना जाता है कि कितना भी खिलाएंगे, बच्चा शैशवावस्था में या फिर छोटा बच्चा है, हमेशा कैसा रहेगा? भूखा रहेगा। जब भूखा रहेगा, भूख अधिक लगेगी, तो यह संलक्षण बन जाता काहे का? मोटापा। बचपन में ही बहुत मोटा बच्चा हो जाता है। चौथा लक्षण देखेंगे आप, हाथ पांव छोटे। मतलब इसे समझिए आप, हथेलियां छोटी होंगी, मोटी होंगी, उंगलियां भी बहुत छोटी छोटी और मोटी होंगी, राइट? तो हाथ पांव छोटे। माथा संकीर्ण। अब जो फॉरहेड है, माथा ये पतला होगा, संकीर्ण होगा। कम लंबाई, बच्चे की लंबाई भी कम होगी, मोटा होगा, हाथ पांव छोटे, माथा संकीर्ण, कम लंबाई, और त्वचा का रंग हल्का होगा, फीका होगा, डल। त्वचा का रंग भी हल्का होता है। ये बेसिक लक्षण दिए गए हैं PWS के, प्रेडर-विली सिंड्रोम के लक्षण दिए। अब आगे देखते हैं जो 15वां क्रोमोसोम पड़ा है उसकी स्थिति क्या है। स्थिति देखेंगे आप,
मोस्टली आप पढ़ते होंगे जेनेटिक्स में एक मेल की कोशिका होती है, राइट, एक फीमेल की कोशिका होती है। ये क्या होगा, ये नर होगा, ये क्या होगी, मादा होगी। ये मेल है, ये क्या है, ये फीमेल है। अब बात चल रही है क्रोमोसोम्स की, तो आप देखेंगे यहां पर 15वां गुणसूत्र क्रोमोसोम कौन सा, 15वां क्रोमोसोम। चलो दोनों में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सबको पता कि मेल में 23वां, अगर हम बात यहां करेंगे 23वें की, 23वां क्रोमोसोम, तो यहाँ एक्स और वाई होता है, यहाँ एक्स और एक्स होता है। लेकिन 23वें की बात नहीं चल रही, किसकी चल रही है, 15वें की बात चल रही है। तो यहाँ आप पढ़ते होंगे, हमने वीडियो में आपको बताया था कि 23वां सिर्फ वाई होता है। अगर हम 22वें तक की बात करेंगे तो दोनों में एक्स एक्स ही होता है। तो यहाँ पर मेल का एक्स और एक्स होगा, फीमेल का भी क्या होगा, एक्स और एक्स होगा। जो नवजात शिशु आएगा, दैट मींस जायगोट आएगा, उसमें इस स्थिति में एक चीज पाई जाती है, एक स्थिति पाई जाती है कि यहाँ का जो क्रोमोसोम है वो 0 हो जाता है, 0, आप समझेंगे, 0, राइट। और यहाँ की स्थिति कैसी हो जाती है, ये डबल चली आती है। तो इसका मतलब ये स्थिति जाइगोट में पैदा होने के चांसेस रहते हैं। मतलब समझिए आप, इनमें से दोनों में से एक 0 हो जाता है और इन दोनों का दोनों आ जाना, ये 15वां गुणसूत्र है, जिसके कारण कौन सा सिंड्रोम पैदा हो जाता है, PWS सिंड्रोम पैदा हो जाता है। शायद स्थिति आप समझ पा रहे होंगे। ये स्थिति कहां चली जाती, ये चली जाती है जाइगोट। मेल का 15वां 0 हो जाता है और फीमेल का 15वां डबल आ जाता है। ये संलक्षण, ये कारण बन जाता है किसका, प्रेटर-विली सिंड्रोम का। उम्मीद है ये चीज क्लियर हो गई होगी। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है आपका टर्नर सिंड्रोम। पहले पॉइंट से समझते हैं यहां पर, इस सिंड्रोम का उत्तरदायी गुणसूत्र क्रोमोसोम कौन सा है, 45वां। 45वां क्रोमोसोम को, 45th क्रोमोसोम को जिम्मेदार माना गया इसके लिए, टर्नर सिंड्रोम के लिए। अब इस आधार पर सिंड्रोम के अन्य नाम आ जाते हैं। उल्रिच, टर्नर सिंड्रोम, यूलरिच टर्नर सिंड्रोम के नाम से भी इसे पूछा जाता है। नेक्स्ट गोनेडल
distances. Next 45 U Ulrich या फिर 45X या फिर डायरेक्ट TS के नाम से। इतने तो इसके नाम पूछे जा सकते हैं। यूलिच टर्नर सिंड्रोम, गोनेडल डिस्टेंसीज, 45U, 45X, TS के नाम से इसे पूछा जा सकता है। आपको पता कि रीट में यह सवाल पूछा जा चुका है, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा गुणसूत्र क्रोमोसोम जिम्मेदार होता, 45th होता, तो इस आधार पर देखेंगे 45 यूलिच टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, 45X के नाम से हो जाता है, क्रोमोसोम्स की बात आती है। आइए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स। इस सिंड्रोम का पता 1938 में यूरोपीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर इलिनॉइस हेनरी टर्नर के द्वारा लगाया गया। फैक्ट्स में आप खुद सवाल देखेंगे, अगर पूछा जाता है टीएस का पता, डायरेक्ट याद रखना टीएस का पता किसने लगाया, तो ये सवाल आप याद रखना। बाकी का मुझे नहीं पता, मैंने थोड़ा ज्यादा ही बता दिया आपको। इस सिंड्रोम का पता 1938 में यूरोपीय एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर इलिनॉइस हेनरी टर्नर के द्वारा लगाया गया था। क्योंकि सिंड्रोम है, फिर इसकी बात कैसा है, ये कोई इलाज नहीं है, इसका भी कोई इलाज नहीं। उत्तरदायी गुणसूत्र, इसके लिए कौन सा गुणसूत्र जिम्मेदार है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं शायद इसके नाम से। तो आप देखेंगे फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से गायब रहता है, विलुप्त रहता है, मिस रहता है। फीमेल का एक्स क्रोमोसोम, और एक्स क्रोमोसोम भी आपको पता है 45वां TS45, यानी 45वें की बात चल रही है। 45वां एक्स क्रोमोसोम आंशिक रूप से या पूरी तरीके से। अगर इसके लक्षण की बात की जाती है, इसका प्रभाव क्या है, लक्षण देखेंगे आप। सुनने एवं देखने की
समस्या, यानी कह सकते हो हियरिंग और साइट इफेक्ट होती है। इससे बच्चे में सुनने की समस्या हो जाती है और देखने की समस्या हो जाती है। किसके कारण? टर्नर सिंड्रोम के कारण। दूसरा लक्षण है इसका छोटा कद, गर्दन छोटी और कान का, पर्टिकुलर कान, ईयर, कान का कम होना। देखा होगा आपने, कान पर्टिकुलर बच्चों का कान छोटा रह जाता है या कम हो जाता है। ये संलक्षण है, ये लक्षण है किसका? टर्नर सिंड्रोम का। कोई इलाज नहीं इसका, उत्तरदायी सूत्र कौन सा है? फीमेल का 45। इसका मतलब अगर यहां बात करेंगे तो इस ग्राफ को कैसे समझोगे आप? फिर वहीं पहुंच रहे हम, मेल कोशिका, फीमेल कोशिका। बात करेंगे 45वां गुणसूत्र। तो ठीक है, यहां तो 45वें की बात मत करिए, यहां तो 46वें की बात कर लो। ये 45वां हो गया, ये 46वां हो गया। लेकिन जब हम यहां पर बात करेंगे तो यहां क्या है? यहां स्थिति बराबर है, राइट। 45वां कौन सा हुआ? 45वां हुआ ये, क्योंकि ये हो जाएगा 46वां, ये हो जाएगा 46वां। तो इस स्थिति में अब आप देखेंगे इसको जिम्मेदार माना गया था, इसको जिम्मेदार माना गया था। फीमेल का 45वां, मेल का नहीं। किसका? ये 45वां जिम्मेदार है फीमेल का। तो इस स्थिति में एक्स क्रोमोसोम की स्थिति, जो एक्स क्रोमोसोम है इसकी स्थिति कैसी बन जाती है? या तो 0 बन जाती है, राइट, या फिर आंशिक प्रभावित होती। तो मोस्टली किसको मानोगे आप? 0 को ही मानोगे, 0 हो जाता है। तो अब जब बच्चा पैदा होगा तो 2 कंडीशन यहां पर हो सकती है, या तो x और इधर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, या फिर y 0 हो जाएगा। सच टाइप ऑफ स्थिति है, राइट। तो यहां 45वां क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से। आइए तीसरा देखते हैं, थर्ड। डाउन सिंड्रोम। वैसे ये होता डाउन सिंड्रोम। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता। डाउन सिंड्रोम सिंड्रोम का पता ब्रिटिश डॉक्टर लैंगडन डाउन्स के द्वारा लगाया गया। तो मोस्टली अगर आपसे सवाल बनता है कि सिंड्रोम का पता एक ब्रिटिश डॉक्टर हैं जॉन लैंगडन डाउन्स के द्वारा लगाया गया।
उत्तरदायी गुणसूत्र। अगर पूछा जाता है सिंड्रोम के लिए किस गुणसूत्र को उत्तरदायी माना गया, तो सिंपल है, फीमेल का 21वां गुणसूत्र। याद रखेंगे आप, फीमेल का 21वां गुणसूत्र। कारण क्या है इसका? कारण माता का 21वां गुणसूत्र जोड़ा सेपरेट नहीं हो पाता। इसलिए इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। मतलब डाउन सिंड्रोम को ही अगर पूछता है डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम क्या है, तो डियर स्टूडेंट्स आप याद रखना, ट्राइसोमी 21। लक्षण क्या है? मानसिक और शारीरिक विकास का मंद होना। देखेंगे आप, दोनों आ गया, एक तो मानसिक भी आ गया, एक शारीरिक भी आया। मांसपेशियां ढीली, मानसिक विकलांगता, चेहरा अलग ढंग का होता है इनका। चेहरा अलग ढंग का होता है, इसलिए इन्हें एक और नाम दिया गया, यही बोला जाता है आपका मंगोलाइड। मतलब इनके चेहरे की बनावट मंगोलियन की तरह होती है, तो इसे मंगोलाइड भी बोला गया। क्लियर हुआ? यह एक एक पॉइंट क्लियर है। बात आ रही मेल सेल की और दूसरी तरफ से फीमेल सेल की आ रही। रिस्पॉन्सिबल कौन सा है? 21वां क्रोमोसोम, 21वां गुणसूत्र जोड़ा। एक्स और एक्स होगा। अगर हम यहाँ 23वें की बात करें तो क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, एक्स और वाई हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर भी 21वें की बात करें या 23वें की बात करें, यहाँ तो बराबर ही है ये। तो आप देखेंगे जो नई स्थिति जन्म लेती है वो यहां से या तो x आएगा और यहां से क्या हो जाएगा, ये डबल आ जाएगा।
ये स्थिति उत्पन्न हो रही है। फर्स्ट राइट देखेंगे आप, मेल का या तो एक्स ट्रांसफर हो रहा है या फिर वाई ट्रांसफर होगा, लेकिन इनका क्या होगा, इनका एज इट इज ट्रांसफर हो रहा है। तो आप याद रखेंगे या तो ये स्थिति होगी या तो ये स्थिति होगी, लेकिन इन दोनों कंडीशंस में जिम्मेदार किसे माना जा रहा है, फीमेल को जिम्मेदार माना जा रहा है। किसका, फीमेल का। 21वां क्रोमोसोम जोड़ा एज इट इज है, ये अलग नहीं हो पाता है। आप देखेंगे 3, अब इससे स्थिति में जाओगे तो नॉर्मल आप देखेंगे किसी बच्चे में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 होते हैं, लेकिन इसमें 47 होने के चांसेस होंगे। याद रखना, इसमें कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो सकती है, 47 हो जाती है, 47 हो जाती है। क्लियर? एक खास बात समझे आप यहां पर, मार्च, प्रत्येक वर्ष 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 21 मार्च क्या है, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। तो ये था आज का लेक्चर। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।